इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ये थी दिनों की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, जिसके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। नीट सहित अन्य जो परीक्षा एग्जाम हो रहे हैं उनमें लगातार देखने में सामने आ रहा है जब कभी घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, जमकर पदों को बेचा गया है। भर्ती के नाम पर यहाँ पर खिलवाड़ युवाओं के भविष्य से हो रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले वर्षों में और अभी वर्तमान में जो सरकार है भाजपा की, यह घोटालों वाली सरकार है। केवल घोटालों के अलावा इस सरकार के अंदर कुछ होता ही नहीं, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे नरसिंह घोटाला हो। कहने का मतलब ये है, आज हम लोग आए हैं कलेक्टर महोदय के पास। कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की हम लोगों ने मांग की है। अब देखिए, सरकार उनकी है और सारंगी मंत्री हैं, चलती वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार के घोटाले होने नहीं देगी और दोषियों को जेल में पहुंचा कर ही जाएगी, पीछे हटेगी नहीं। इस अवसर पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बस यूनियन दमोह के द्वारा आज धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर इनके द्वारा गत दिवस जहां विरोध दर्ज कराया गया था, वहीं आज इनके द्वारा चक्का जाम लगा दिया गया। दमोह के SBI चौराहे यानी किलाई नाके पर इनके द्वारा जाम लगाया गया। बस भी यहां पर खड़ी थी। काफ़ी देर तक नारेबाजी की गई। जाम लगा तो दमोह में अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारी एवं यूनियन के सदस्यों के मध्य कुछ गर्मा गर्म बहस भी होने लगी। कलेक्ट्रेट चलते हैं, वहाँ बात करते हैं ना। उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मीडिया के द्वारा एक तरीका गलत है। आपको पता है चक्का जाम करना कानूनी अपराध है, पता है कि नहीं पता? गलत तरीका है। बैठ के बातचीत करने में है ही नहीं। मतलब जहाँ जिसका मन करे वो करना, ऐसा नहीं होता भाई। कानून बना हुआ देश में, कानूनी तरीके से आप लोग बातचीत करने के लिए, लेकिन ये तरीका आपका टोटली गलत है। तो आपकी सुनवाई नहीं होगा तो आप लोगों को परेशान करोगे। लोग ही परेशान हो रहे हैं ना। तो RTO इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और ये तरीका जो आएगा, ये तरीका तो 200% गलत है। ऐसे मतलब कानून कहीं भी बैठ जाओ, किसी वाहन को आप रोक, आप चलिए साइड में बैठ के बात करते हैं।
किसको सुनाई? निवेदन एक तरीका आपका गलत है। चार आवेदन तरीका 200% गलत है। तो कोई तो सुने। हम है ना सुनते। बुलाइए आप आरटी साहब। हाँ नहीं बात करें। आप बुलाइए आरटी साहब को। सर बात बुलाइए आरटी साहब को। नहीं हम लोग नहीं जाएंगे सर। आरटी साहब को बुला लीजिए। 5 मिनट का काम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आरटीओ से हम बात करेंगे। श्रीमन 5 मिनट का काम। श्रीमन हम लोग का निवेदन समझे आप। बहुत तकलीफ में ऊपर पानी हो गया। आरटी साहब नहीं बुला। रोड हम चालू करोगे। आपके हमेशा जाम लगाया था, क्या आप लोगों की मांग थी? हम लोगों को दैनिक कार्य के लिए आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता है। आरटीओ साहब मिलते नहीं हैं, उनका कोई आने जाने का समय निश्चित नहीं है। मैनुअल के अनुसार जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें टेम्परेरी परमिट का प्रावधान है, जो हम लोग 50 साल से उठा रहे हैं। अचानक आरटीओ साहब ने जुलाई में हम लोगों को परमिट देना बंद कर दिया। हम लोगों की सारी बसें खड़ी हो गई और टैक्स लग रहा है, बीमा लग रही, फिटनेस लग रही, सब होगा। और दूसरा आरटीओ साहब का व्यवहार जो है बस मालिकों के प्रति बहुत ही गंदा है और हमेशा आउट ऑफ स्टेशन चेकिंग वगैरह में लगे रहते हैं। बाकी जिलों में जारी हाँ, और बाकी जिलों में परमिट जारी हो रहा है, सिर्फ दमोह आरटीओ नहीं दे रहा हम लोगों को परमिट। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग चाहते हैं हम लोगों को परमिट दे। अभी आप लोग चक्का जाम किए थे, नारे लगा रहे थे आरटीओ को सस्पेंड करो। हाँ, आरटीओ को 4-5 साल भी हो गए हैं यहाँ। हम लोग चाहते हैं कि अब ये बदले, दूसरा आरटीओ आए, हो सकता है इनसे अच्छा आरटीओ आ जाए जो हम लोगों की बात सुने। हम लोगों के ही तो आरटीओ हैं वो, पर हम लोगों की ही बात मुख्य काम उन्हीं का है। नहीं चलेगी, कैसी तानाशाही चल रही है आरटीओ? कैसे आप लोग परेशान थे? 4.5 साल से हम लोग ये भोग रहे हैं। आरटीओ महोदय का एक भी दिन कार्यालय में बैठना नहीं होता। जब भी बस मालिक फोन लगाता है, एक तो उठता नहीं है, और यदि किसी वजह से उठ भी गया तो एक ही वहां से संदेश आता है कि मैं कलेक्ट्रेट में मीटिंग में। 4.5 से इस तरीके का रवैया देखते देखते हम लोगों के सर के ऊपर से पानी हो गया। इसके संबंध में कई बार माननीय कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए गए। उनसे मौखिक रूप से भी ये निवेदन किया गया कि श्रीमान आरटीओ महोदय जिला परिवहन कार्यालय में नहीं बैठते हैं। लगातार हम लोगों को बसों के जो भी कार्य हैं उनमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। दलालों के माध्यम से काम कराया जाता है, उनसे हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं अनैतिक रूप से। इन सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर आज हम लोग निकले थे। चूंकि 1 जुलाई से माननीय आरटीओ महोदय ने अस्थायी परमिटों का जारी करना भी बंद कर दिया। ये हम लोगों की सभी मांगे हैं। इनको लेकर अभी एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने ये चक्का जाम खुलवाया है और माननीय कलेक्टर साहब के पास हम लोग जाकर अपनी बात रखेंगे। देखते हैं यदि कोई सकारात्मक उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आगामी दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा बस मालिकों की ओर से। दम नारे भी लगा रहे थे आप लोग, आरटीओ को सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। ये बहुत जरूरी है। 4.5 साल जिस व्यक्ति को हो गए हैं उस व्यक्ति का दलालों के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क हो गया है कि वो पैसे लेने में हिचकिचाता ही नहीं है। लगातार 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए हलो, 4,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए हलो, कार्यालय में बैठना नहीं, फाइलें घर से होके आती हैं। हम चाहते हैं कि कोई नया अधिकारी आएगा तो कम से कम ऑफिस में तो बैठेगा। आज अगर ये आरटीओ ऑफिस की आप बात करें तो 4,500 से 5,000 फाइलें पेंडिंग सी पड़ी हुई हैं, जहां एक और हमारे जिले के माननीय मुखिया गोचर साहब लगातार सतत प्रयत्नरत हैं कि जनता के हित में कार्य किए जाएं। वहीं इस तरीके की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। आप 10 बजे की बात कर रहे हैं, 2 बजे भी आरटीओ साहब कभी कार्यालय नहीं पहुंचे 4.5 साल में। अभी भी कार्यालय पहुंचते ही नहीं, सारा कार्य घर से ही होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय गोचर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल ट्रांसफर की कार्रवाई करें और अन्य किसी को यह चार्ज दिया जाए। देखने लायक होगा इस मामले में अब क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा जहां नए कानून से संबंधित जानकारी दी गई, वहीं दमोह के बासा में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है उससे संबंधित जानकारी भी दी गई। को लेकर के तक कितना पुलिस महकमा तैयार है और थानों में क्या स्थिति है? आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून शामिल हो रहे हैं। रुक जाओ यार, हल्ला नहीं करो। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट, साक्ष्य संहिता जो है वो लागू किए गए हैं। इन सभी तीनों कानूनों के संबंध में सभी थानों को बताया गया है और वहाँ पर जो भी CCTV के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर रिपेयर की जाती है उनको अपडेट कर दिया गया है। इस संबंध में सभी थानों पर अभी आज की डेट में अभी फिलहाल आज के दिन
जितने भी थाने के संभ्रांत लोग हैं, शांति समिति के, सुरक्षा समिति के और भी जो वकील थाना क्षेत्र में, उनको बुलाकर एक मीटिंग की जा रही है और उनको नए कानून में कैसे किस प्रकार की प्रक्रियाओं को चलाया जाएगा, उनके सुचारू रूप से चलने के लिए किस तरह की कार्य संकलन करने हैं, अभियोजन में किस प्रकार की प्रक्रियाएँ होनी है, उसके विषय में उनसे चर्चा की जा रही है और कानून के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। हत्याकांड के मामले में आरोपियों के विरुद्ध इनाम घोषित हुआ है, कितना इनाम हुआ और किसको घोषित हुआ है? बांसा हत्याकांड में जो फरार आरोपी हैं उनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और समय बढ़ने के साथ अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इनाम बढ़ाने के लिए भी प्रतिवेदन भेजा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पूर्व में जो 3 आरोपी फरार हुए हैं, रॉकी सुलेखा, उसका मैनेजर और जो एक 2 मुख्य आरोपी के साथ हत्या करने में सचिन विश्वकर्मा का नाम आया है, वो तीनों जो फरार हैं हमारी टीम में लगी हुई है और अगर वो नहीं मिलते हैं तो इनाम बढ़ाया जाएगा। सुराही के पासपोर्ट को भी सीज करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया है उसमें जितने भी भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसमें भारत के बाहर जाने पर अगर ये वहाँ पर पाए जाएंगे तो तुरंत ही डिटेन करके इनको लोकल पुलिस को सूचित किया जाएगा और यहाँ से कोई 3 देश की गिरफ्तार किया जाएगा। इनाम की राशि बढ़ सकती है क्या? हो सकता है आगे हमें इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रयत्न भेजना पड़े। सर कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? दो राय नहीं कि हो सकता है। सर, जिन लोगों ने आरोपी की फरार करने में मदद की उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? जो मैंने आपको बताया पहले भी, जो लोग के नाम सामने आए हैं उनको हमने FIR में शामिल किया है। आगे भी इनके बयान में कुछ और नाम जुड़ते हैं तो उनके ऊपर भी सेम करवाई गई है। यानी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है? हाँ, अभी जितने भी बयान हुए हैं उनके आधार पर तो हमने सभी शामिल कर लिए हैं, पर जो फरार आरोपी हैं उनसे पूछताछ में अगर कोई नए नाम आएंगे तो हम उन्हें भी जोड़ सकते। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें शासकीय कार्यालय सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। पूर्व में भी यही आदेश था, अब नए तरीके से इस आदेश को लागू किया गया है। सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है, नहीं तो इसके बाद काफ़ी परेशानी में अधिकारी कर्मचारी पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश हजारी के द्वारा कहा गया है कि आदेश काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनकी एक प्रमुख मांग है कि छुट्टी के दिनों में कोई बैठक न बुलाई जाए, अधिकारी कर्मचारियों को परेशान न किया जाए, क्योंकि लगातार छुट्टी के दिनों में कोई विशेष बैठक रख ली जाती है, जिसके चलते अधिकारियों को कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिनांक 26 जून 2024 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में निर्देश दिए गए, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। किंतु अधिकारी, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे समय पर अपना उपस्थिति देवें और समय पर कार्यालय से अपना प्रस्थान करें। किंतु जिले के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि 6 बजे के पश्चात किसी भी कर्मचारी से कोई काम न लिया जाए और अवकाश के दिनों में शनिवार, रविवार या जो भी छुट्टियां पड़ती हैं उसमें कार्यालय में ना बुलाया जाए और जैसे बैठकें आयोजित की जाती हैं, जैसे प्रायः देखा जा रहा है कि अवकाश के दिनों में प्रभारी मंत्री दौरा करते हैं, कमिश्नर बैठक लेते हैं, कलेक्टर मीटिंग लेते हैं, विभागीय अधिकारी लेते हैं, प्रमुख सचिव विभाग के बैठकें लेते हैं। तब मेरा निवेदन है कि इन अवकाश के दिनों में कोई भी बैठक आयोजित ना करे, ऐसी मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं। आखिर कर्मचारी भी एक इंसान है, उसकी भी कोई समस्याएं व्यक्तिगत रहती हैं, पारिवारिक रहती हैं। मैं इस आदेश का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्मचारियों को निर्धारित जो समय दिया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, इसका भी पालन सुनिश्चित करें विभागीय अधिकारी। धन्यवाद।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। दमोह जिले की वलिया चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम खजूरिया में सुबह सुबह एक वाहन के पास करीब 6 फीट का लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में बैठे मगरमच्छ से दहशत का माहौल बन गया, जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और इसका रेस्क्यू भी कर लिया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजापटना गांव के पीछे सद्दरू डैम से निकलकर यह 6 फीट का मगरमच्छ गांव में आ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन अमले को सूचित किया गया। वन अमले ने इसे रिहायशी इलाके से पिंजरे में बंद कर लिया है और अब इसे सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया जाएगा। आजम खान, लकी DCN न्यूज़, दबाव। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 14 जुलाई को तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी के नेतृत्व में ये होना है। इसी के चलते आज मंत्री धर्मेंद्र लोधी के भाई सत्येंद्र सिंह लोधी के द्वारा सम्मेलन स्थान का निरीक्षण किया गया। साथ ही यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की एक मीटिंग भी ली गई, जिसमें
स्थानीय गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। सम्मेलन को शांतिपूर्ण अच्छे से कराने को लेकर चर्चाएं की गई। 3 जुलाई तक फॉर्म विवाह सम्मेलन के लिए दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद दस्तावेजों के आधार पर पात्र अपात्र की सूची तैयार की जाएगी। मंत्री धर्मेंद्र दोदी के आदेश पर जनपद में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विवाह सम्मेलन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और इस बार कितने जोड़े का लक्ष्य बना है? हमारे विधानसभा से माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत एक समीक्षा बैठक रखी गई और स्थल का निरीक्षण किया गया। कहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, सभी अधिकारियों के साथ हमने बैठकर डिटेल में रूपरेखा बनाई है और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम की योजना यहाँ पर बन रही है। और इसमें लगभग अभी नंबर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 1000 तक जोड़ों की शादियां यहाँ पर हो सकती हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 1000 जोड़ों की यहाँ पर शादी कराने की बात कही जा रही है, लक्ष्य रखा गया है और तमाम लोग इस लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विवाह संपन्न हो, ऐसी मंत्री धर्मेंद्र दोदी की मंशा है। तेंदुखेड़ा से पुष्पराज सिंह के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में सुशीला भार्गव मैरिज हॉल में 1 जुलाई से लागू हुए 3 कानून की जागरूकता हेतु पुलिस विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कानून के बारे में बताया गया। गौरतलब है कि संपूर्ण देश में लागू होने के बाद नए कानून लोगों को भी बताए जा रहे हैं। कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में व्यापक जन जागरूकता के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित संशोधन हुआ है, धाराओं में परिवर्तन हुआ है। विधानसभा से हमारा 151 में ज्यादा पड़ता था, अभी 170 में वापस रहेगा। 151 को 170 कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। अभी हमारे भी जनवारी राजनीति के अध्यक्ष अमित शर्मा जी का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप कार्यक्रम को उपस्थित हुए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पथरिया ब्लॉक में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर जन सुविधाएं नहीं हैं, यहां तक कि आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है। स्कूल परिसर तालाब बन जाता है, चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे में छात्र छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि खेल मैदान पर भरा हुआ ये पानी उनकी परेशानी का सबब बन जाता है। पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 5 में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला, जहाँ विद्यालय के चारों ओर बरसात का पानी जमा हो जाने की वजह से रास्ता भी नहीं रहता। गंदगी का आलम है चारों ओर। यहाँ पर जो दीवारें हैं वो सीढ़ी ही हुई है, जिसके चलते यहाँ पर कीड़े मकोड़े अधिक पाए जाते हैं, मच्छर भी अधिक पाए जाते हैं। छात्राओं को ये अपना निशाना बनाते हैं। बदबू से सांस लेना तक दूभर हो जाता है। प्राचार्य ऊषा जैन के द्वारा बताया गया कि विद्यालय के चारों ओर गंदगी है। वार्ड नंबर 3 का पानी, वार्ड नंबर 5 का जो नालियों का पानी हो यहाँ पर भर जाता है। बच्चे परेशान हैं। कई बार लिखित रूप से शिकायत की गई, आश्वासन तो मिला, लेकिन कभी सफाई गंदगी है, बैठ नहीं पाते हैं, मच्छर आता है, पापा मजदूर हैं। बाहर गंदगी है, मैडम लोग से बोला है परेशानी का, क्या बोलते हैं? परेशानी है, बाहर गंदगी है, मच्छर भी काटता है, पंखा चलते हैं 2 और 1 नहीं चलता। नहीं चलता। कौन सी क्लास में? 5 में। क्या नाम? आकांक्षा। पापा का क्या नाम है? मुकेश। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। स्कूल में बहुत गंदगी है और बाहर हम लोग निकल नहीं पाते हैं, बैठने में डर लगता है। बारिश का पानी अंदर आता है क्या स्कूल के? कहाँ बैठते हो? क्या नाम है? सीता। किस क्लास में? 30।
मच्छर काटता है और हम बीमार बीमार। क्या नाम है? हर्षिता। किस क्लास में हो? चौथी। यह छात्र छात्राएं परेशान हैं, जिसके चलते अब छात्र छात्राओं ने स्कूल आना कम कर दिया है। काफ़ी कम छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचते, वहीं आंगनबाड़ी के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। जी मैम, देख रहा हूँ यहाँ पे कि विद्यालय तक पहुँचने के लिए बच्चों को लिए रास्ता नहीं है। क्या क्या समस्या जा रही है, कैसे कैसे? सर यहाँ पे रास्ता नहीं है बच्चों के लिए आने के लिए। नाली का पानी यहाँ पे चारों तरफ से स्कूल के सामने भर गया है, इससे गंदगी हो रही है और स्मेल भी आ रही है गंदी। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। आपने अपने आला अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराए? हाँ सर, हमने कई बार आवेदन दिए हैं इसके लिए। तो ऊपर से अधिकारियों का क्या कहना होता है? सर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। आप कितने साल से पदस्थ में और ये समस्या कब से देख रहे हैं? सर अभी हमारा इसी साल मतलब ज्वाइनिंग हुई थी, 1 साल हो चुका है। बट तो 1 साल से तो ये परेशानी है और पहले ही से है ये परेशानी। यहाँ पे रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए। कौन सा वार्ड है? वार्ड 5। स्कूल का क्या नाम है? शासकीय प्राथमिक शाला वार्ड 5। मैंने आजू बाजू की नाले नर्दा निकले हैं घर वालों की, और बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। बाहर देखो आप कितनी गंदगी मची है, और यहाँ से सब माने बिच्छू सांप भी आ जाते हैं, पटारे भी निकलती हैं, सीता की लट भी अंदर आ जाती है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों को डर लगता है यहाँ बैठने में। स्कूल ये क्षतिग्रस्त है, इसके लिए आपने प्रशासनिक अधिकारियों का अवगत कराया? सर ने बहुत ज्यादा बोला, अरविंद सर ने भी बोला, और उसके बाद हमने भी बोला। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी को बस बोल रख लेते हैं, आवेदन रख लेते हैं और कुछ नहीं कहते हैं लोग। ऐसे में यदि कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब जी हम क्या सरकार ही थी और का। क्या नाम है आपका? हमारा उषा जैन। किस पद पे हो? प्रभारी पे, प्रभार है, हेडमास्टर के पद पे। यहाँ बारिश का पानी किचन सेट में भी भर रहा है। समस्या काफी गंभीर है, देखने लायक होगा अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा से संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गोपाल भार्गव जी के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी को लेकर गड़ाकोटा के नदी पार हेलीपैड पड़ाव परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, पार्षदगण ने भार्गव जी के जन्म दिवस पर पौधा लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा दिया। बताया गया कि भार्गव जी का जन्मदिन इस बार मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों के आग्रह पर भोपाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र सहित आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली है। शहर के लोग बड़ी ही संख्या में अपने अपने काफले को लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां पर शाम के समय श्री भार्गव के जन्मदिन पौधारोपण का आयोजन किया गया। आज हम सभी के नेता विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी के जन्म दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज हम सभी हमारे जो नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा के समस्त जनप्रतिनिधिगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उन सभी के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर हेलीपैड पर वृक्षारोपण किया है। और आज का यह वृक्षारोपण इसलिए भी खास है क्योंकि आज से संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण मुहिम की एक शुरुआत पुनः की गई है। पूर्व में भी वृक्षारोपण के कार्यों को, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को माननीय गोपाल भार्गव जी द्वारा बढ़ावा दिया गया है। आज से हम लोगों ने यह प्रयास शुरू किया है कि हमारे तीनों नगरों में और संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों में बृहद रूप से वृक्षारोपण हो, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी लोग अपनी सहभागिता उसमें दे पाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संपूर्ण देश से आह्वान जो किया है एक वृक्ष माँ के नाम का, उस संदर्भ में भी हम सभी लोगों ने यह वृक्षारोपण किया है। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति भी देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नोएडा थाना परिसर में कानून संशोधन और सुविधाओं की जानकारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कानून संहिता में जोड़ी गई धाराएं, बदलाव आदि की जानकारी नोएडा प्रभारी के द्वारा दी गई। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। जो भी समय के कानून थे उनको
बदल के नए कानून बनाए गए हैं, उन्हीं को 1 जुलाई से लागू किया गया है, जिसके संबंध में हर थाने में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। थाना नोटा के अंतर्गत भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं अन्य लोग उपस्थित हुए, जिनकी उपस्थिति में जो नए प्रावधान किए गए हैं, कुछ प्रावधान हटाए गए हैं और क्या प्रक्रिया नए कानूनों में बताई गई है, इनके बारे में और जनता को बताया गया है। जो पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह पे भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। इन्हीं के संबंध में प्रारंभिक जानकारी दी गई है। ठीक है, थैंक यू सर। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। पथरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 60 लीटर अवैध रूप से कच्ची शराब जब्त की गई है, जो बेचने के लिए रखी थी। बताया जाता है कि वार्ड क्रमांक 14 से करण उर्फ भोला पिता लखन कुचपंदिया को पकड़ा गया है। इसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी के द्वारा बताया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और SDP महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में आज एक आरोपी करण उर्फ भोला सनाप लाखन आदिवासी निवासी पथरिया को के कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब जब्त की जाकर गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी प्रधान शिक्षक संदीप कुशवाहा को कि वार्ड नंबर 14 में करण उर्फ भोला कुचबंदिया जो है अपने घर के पास अवैध शराब रखकर बेच रहा है। पुलिस ने जाकर रेड कार्रवाई की थी। जो आरोपी करण उर्फ भोला सनाप लाखन कुचबंदिया के कब्जे से 4 जो तेल के डब्बे आते हैं, उसके भरी 4 डब्बों से भरी हुई शराब मिली थी, जो करीब 60 लीटर के आसपास थी, और जिसको जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अवैध शराब की लागत कितनी है सर? कीमत अवैध शराब करीब 7,000 रुपये कीमत आंकी जा रही है और ये लोग पन्नियों में भर के इससे शराब को बेचते थे और करीब इसके कब्जे से 60 लीटर शराब जब्त की गई है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के अम्बेडकर भवन में दमोह नगर पालिका के सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों का सम्मान किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ कुछ नेतागण भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान किया गया। लगातार इनके द्वारा अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण जो वर्ष थे वो लोगों की सेवा में दिए हैं। नगर पालिका में सेवा करके इनके द्वारा एक अलग स्थान बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज कोई एक समस्या हो तो चल जाए, शहर की हजारों समस्याएं, उन हजारों समस्याओं को का निपटान करने वाले आप ही कर्मचारी हैं। आप ही इस शहर को स्वच्छ बनाते हैं, आप ही स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं और आपके हाथों में यहाँ की सारी सेवाएं सौंपी गई हैं। साथियों, आज कर्मचारी संघ के द्वारा एक बहुत बड़ा ये मान के चले कि आज की स्थिति में जबकि सारे शासन के निर्देश हैं कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति पर उसको PPO जारी होता है कि आपको कितनी पेंशन है, कितना है, और आपको ग्रेजुटी साथ में दी जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ अपना पूरा वेतन मिलने का तो ठिकाना नहीं है कि वेतन कब मिले। ये हमारा दुर्भाग्य है और नगर पालिका का भी दुर्भाग्य है। लेकिन साथियों, फिर भी कर्मचारी संघों द्वारा सभी कर्मचारी संघों का ये जो GPF था, जो उनके अधीन जो कर सकते थे कर्मचारी संघ के लोग, उन लोगों ने सबका जितना GPF था सब जमा करवा दिया है और जिनका कुछ रह भी कार्यक्रम किया जाए। आज नगर पालिका परिषद में 14 कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया था अम्बेडकर भवन से। तो उस संबंध में आज सभी कर्मचारी संगठन के द्वारा आयोजन किया गया है। सभी कर्मचारी उपस्थित हैं और सेवानिवृत्त परिवार के सदस्य भी उपस्थित हैं। आज उनका विदाई समारोह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पूर्व कमिश्नर किसी वक्त दमोह में भी अपनी शासकीय सेवाओं में उन्होंने वक्त बिताया है और कई वर्षों तक यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरह जानते पहचानते हैं और ख़ासकर साहित्य, कला और संस्कृति से उनका अच्छा खासा नाता रहा है, जो खुद भी एक बेहतर कवि और शायर भी है। बीती रात उन्होंने एक गज़ल संध्या में शिरकत की। वैसे तो उन्होंने अपने एक दिन के प्रवास पर अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन शाम को देर रात तक एक संगीतमय महफिल चली शिक्षक डॉक्टर आलोक सोनवलकर के निवास पर। इस महफिल में वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल सिंह जी, सुसंकृति परिहार जी और नरेंद्र दुबे जी के अलावा रंगकर्मी राजू अयाची, डॉक्टर आलोक सोनवलकर सहित अनेक रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। रखते हैं ताल्लुक रखते हैं आवाज कसते तो दमोह से के लोगों से मेरा जो जुड़ाव है, अब इसको 3.5 दशक पूरे हो चुके हैं। तो उस जुड़ाव की वजह से अभी जो जल क्रांति और फुटबॉल क्रांति का काम करने के लिए प्रणाम मध्य प्रदेश के माध्यम से जो मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूं, तो मैंने उसका प्रारंभ दमोह से किया है। तो इसलिए मुझे लगा कि जहां से प्रशासनिक जीवन प्रारंभ हुआ था, तो वहीं से समाज सेवा का अध्याय भी वहीं से प्रारंभ होना चाहिए, इसलिए मैं दमोह आया हूं। सूर्य बनने की कोशिश करो, एक आकाश है जिंदगी। बहुत खूब। आपका साहित्य से लंबा जुड़ाव रहा, तो दमोह का कोई ऐसा साहित्यकार जिसने आपको प्रभावित किया हो? दमोह में तो मेरी यारियां थी सभी साहित्यकारों से, चाहे नैयर दमोही जी हों, चाहे खरे जी थे, रमेश खरे, ठीक है, अजीत श्रीवास्तव जी थे, वो भी लिखते थे। और दमोह में तो मुझे लगता है कि लगभग हमारा हर नागरिक कवि है। सर, ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप वापस अपने घर पे आ गए हो? हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। और मेरा घर जहाँ पर मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए, जवानी के सबसे खूबसूरत पल बिताए, वो तो दमोह में ही है। ये जटाशंकर के नीचे जो बंगला है, मैं उसी में रहा करता था। हाँ, तो इसलिए दमोह तो मेरा घर है ही, और यहाँ के हर घर में मेरा घर है। यहाँ के लोगों ने मुझे इतना लाड़ दिया। अभी तो सुना आपने कि ये हम सबके लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि ऐसी शख्सियत से आज हमको रूबरू होने का मौका मिला, और आज हमने आपको भी मिलाया। चलिए, अगली बार हम फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
खास खबरें का न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।